हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज मैं एमपी इकोनॉमी की आंसर राइटिंग की क्लास करने वाला हूँ। एमपी इकोनॉमी की चौथी यूनिट जो लास्ट बची हुई है, उस यूनिट को लेकर के आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनके क्या सही आंसर होंगे, इसके बारे में आज बात होगी। ठीक है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था विषय है। भारतीय क्या, ये एमपी की अर्थव्यवस्था होगी, है ना। एमपी अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बात करेंगे। यूनिट 4 है ये। तो इसका पहला जो 2 मार्कर है वो है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यय की स्थिति स्पष्ट कीजिए। इसमें 3-4 डेटा आपको बताना है ना। इसमें 3-4 डेटा इसके अंतर्गत बताना है। जैसे टोटल स्वास्थ्य व्यय कितना हुआ 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है कुल स्वास्थ्य व्यय तो 34,112 करोड़ रुपए रहा। इसमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी कितनी है तो 51.9%, मतलब आधे से अधिक। टोटल जो स्वास्थ्य व्यय है राज्य का वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है तो वो 3% लगभग। इसमें राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, राज्य के व्यय, सरकार के व्यय की कितनी हिस्सेदारी है तो 1.6% है, यानी आधे से अधिक। टोटल 3% जीडीपी का है ये स्वास्थ्य व्यय, और इसमें जो राज्य सरकार खर्च कर रही है वो है 1.6%। तो ये है 4 डेटा जो हमें यहाँ पर बताना है ना। तो पहला है कुल स्वास्थ्य व्यय। कुल स्वास्थ्य व्यय यह है 34,112 करोड़ रुपए। ये होगा। राज्य के कुल स्वास्थ्य व्यय में, राज्य के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी, सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी, व्यय की हिस्सेदारी है 51.9%। ठीक है। अब जीएसडीपी, राज्य के जीएसडीपी, राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय ये है 3.0%। राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय, सरकारी स्वास्थ्य व्यय लिखना है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय है 1.6%। ये हो, ठीक। तो ये हमारा पहला 2 मार्कर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2 ऐसे कर कौन से हैं जिनसे मध्य प्रदेश को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक आय प्राप्त हो रही है। तो 2 कर हैं, एसजीएसटी और वाणिज्य कर, है ना। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। इसकी जो हिस्सेदारी है वो 2.49% है। और वाणिज्य कर सेकेंड नंबर पर आता है, उसकी है 1.34%।
तो दो बड़े कर हैं जिनसे सरकार को ज्यादा आय हो रही है। तो प्रतिशत के रूप जीएसटी के प्रतिशत के रूप में आपको जो उसका डेटा बताना है। एसजीएसटी का जो जीएसटी के रूप में प्रतिशत है 2.49% है, और वाणिज्यिक कर की जो हिस्सेदारी है जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वो है 1.34%, है ना। तो इस तरह से दो करों का उल्लेख यहाँ पर हमें करना है और उनका परसेंटेज लिखना है। जीएसडीपी के जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में ये इसमें सबसे पहले आता है एसजीएसटी। इसका परसेंटेज है 2.49%। फिर आता है वाणिज्यिक कर और इसका परसेंटेज 1.34%, है ना। तो ये है इस तरीके से हमारा दूसरा 2 मार्कर। इसके आगे तीसरा है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यह है तीसरा 2 मार्कर। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना जो है 2022 में स्टार्ट की गई थी, जनजातियों के कल्याण के लिए है, जनजातियों के लिए है ना। इसमें क्या किया जाता है, जनजातीय जो युवा हैं उनको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए कम लागत के उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और सस्ते दर पर ऋण की व्यवस्था की जाती है। तो ये है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो इस तरह से इसको लिखना है। हालांकि इसमें उद्देश्य पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम इसमें समय लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रारंभ, इसका प्रारंभ है 6 दिसंबर 2022 का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम लागत के उपकरण तथा सस्ते दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना। तो ये है हमारा तीसरा 2 मार्कर, उपलब्ध कराना। ठीक, ये हो गया तीसरा 2 मार्कर। इसके आगे है मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति 2010 के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए। सिलेबस में 3 नीतियां दी गई हैं, खनिज नीति, वन नीति, जल नीति। तो खनिज नीति का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। खनिज नीति जो 2010 है, इसके उद्देश्यों में जो खनिज भंडार है उनका बेहतर संरक्षण करना, उनका मूल्यांकन करना, अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर रोक लगाना, उन पर नियंत्रण करना, खान तथा खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की जो धारा 11(5) है
उसमें खनिज रियायतें तथा प्राथमिकताओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इस तरीके से ये है 3 इसके उद्देश्य। पहला है खनिज भंडार का बेहतर सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना दूसरा है अवैध खनन तथा परिवहन की रोकथाम एवं नियंत्रण करना तीसरा है खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 11(5) है ना, 11(5) के तहत खनिज रियायतें तथा प्राथमिकता प्रदान करना। ये है 3 इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य। तो ये पूरे हो जाते हैं। 1.4 हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है 2 मार्क। इसके बाद आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में 2019-20 से 2023-24 के बीच पेटेंट फाइलिंग तथा डिजाइन फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन है। इसी संबंधित इस बार प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, प्री में भी इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा गया, लेकिन उसमें पिछला जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसका क्वेश्चन था, है ना। मैंने इसमें नए आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन पूछा है, तो हमें 2 जो है इसमें परसेंटेज बताना है, पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि और डिजाइन फाइलिंग में वृद्धि। पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि जो हुई है वो 155% हुई है और डिजाइन फाइलिंग में वृद्धि हुई है 474.8% हुई है। पेटेंट फाइलिंग में 155% की वृद्धि हुई है और डिजाइन फाइलिंग में वृद्धि हुई है 474.8% की वृद्धि हुई है। तो ये दोनों डेटा आपको जो यहाँ पर लिखना है, बस पेटेंट फाइलिंग में वृद्धि ये है 155%। फिर आता है डिजाइन फाइलिंग में वृद्धि, डिजाइन फाइलिंग में वृद्धि ये है 474.8%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां 2 मार्कर। इसके बाद है मुख्यमंत्री सीहू कमाओ योजना को समझाइए, ये क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री सीहू कमाओ योजना की जो स्टार्टिंग है वो 15 जून 2023 से हुई है और इसका उद्देश्य होता है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करके उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, ये जो है इसका खास उद्देश्य। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करके उनके रोजगार अवसरों में वृद्धि करना,
है ना। इसमें जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान उनको जो है कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ये है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इंपॉर्टेंट है ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। पर्टिकुलर इसका क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे प्रारंभ, हालांकि प्रारंभ पूछा नहीं गया है। समझाइए हाँ पूछा है तो फिर लिखना है। अगर समझाइए लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको उसमें ज्यादा चीजें बतानी पड़ेंगी। तो प्रारंभ 15 जून 2023। इसकी नोडल एजेंसी आपको बताना है। तो एजेंसी है मध्य प्रदेश राज्य कौशल मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, है ना। ये है इसकी नोडल एजेंसी। इसका फिर उद्देश्य बताना है। उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करके उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो ये हो गया हमारा 6वां 2 मार्कर। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर की स्थिति बताना है। 2022-23 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर की स्थिति 2022-23 का ये डेटा है। ये है 1.6% और त्रिपुरा के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। दर वाला राज्य है ना, आंकड़ों के हिसाब से है। और बाकी तो सब समझते ही हैं क्या स्थिति है ना। आंकड़े बताते हैं कि रोजगारी दर जो है 2nd नंबर पर कम में आती है। सबसे कम त्रिपुरा में है 1.3 के आसपास है और मध्य प्रदेश में 1.6 है। ये 2nd नंबर पर कम में आती है। और वास्तविक स्थिति तो पता ही है कि क्या है, ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से ये है। तो ये 2 चीजें हमें यहाँ पर बताना है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को बताना है। मध्य प्रदेश वित्तीय समावेशन की स्थिति में जो बैंकों की शाखाएं हैं, वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, इनकी शाखाएं बताना है और टोटल शाखाएं बताना है, ठीक है। तो वाणिज्यिक बैंक की जो शाखाएं हैं 6074 है। 6074 जो है वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं है मध्य प्रदेश में। और सहकारी बैंक जो है 890 है टोटल, इनकी ब्रांचेज है मध्य प्रदेश में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1320 है। तो ये अलग अलग आपको जो है इनका उल्लेख करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक ही है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से इंदौर में उसका हेड ऑफिस है। अब हर राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, ऐसा आरबीआई की ऐसी पॉलिसी है ना। 1 स्टेट 1 आरआरबी की पॉलिसी जो चल रही है आरबीआई की, तो उसके तहत जो है
हर स्टेट में एक ही आरआरबी यानी एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से है, वो इंदौर में स्थित है, ठीक है। लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं वो है 1320। टोटल जो शाखाएं हैं बैंकों की वो 8798 करीब शाखाएं। तो ये पूरा डेटा आपको जो है यहाँ पर बताना, ठीक है। तो बैंक ऐसे करके 2 कॉलम इसमें बना लेंगे और शाखाएं इस तरह से इसको हम लिखेंगे। तो बैंक में सबसे पहले आता है वाणिज्यिक बैंक, है ना। वाणिज्यिक बैंक, इनकी जो शाखाएं हैं 6074 शाखाएं। इसके साथ आता है क्षेत्रीय ग्रामीण, पहले सहकारी बैंक, सहकारी बैंकों की टोटल जो शाखाएं हैं वो है 890। इसी तरीके से आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये हैं 1320। और कुल जो बैंकिंग शाखाएं हैं वो भी यहां पर लिख देना है, 8798 है। ये इसके अलावा भी हैं, लघु वित्त बैंक भी हैं और भी कुछ बैंक आते हैं, वो सब मिलाकर के 8798 हैं। इनको जोड़ेंगे तो कम आएंगे क्योंकि और कुछ बैंक भी इसमें आते हैं। और ये जो सारे डेटा हैं कहां से हमने लिए हैं, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो आरआरबी है इसका भी हम उल्लेख कर सकते हैं। आरआरबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक है और ये इंदौर में है। इसका भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक। तो हमारे ये सारे 2 मार्कर ऐसे पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है 7 मार्कर। तो ये है पहला 7 मार्कर, ये है अनुसूचित जाति के विकास के लिए संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए। ये है हमारा पहला 7 मार्कर, है ना। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका यहाँ पर हम उल्लेख करना है ना। मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां हैं वो लगभग कुल जनसंख्या का 15% के आसपास है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है, फिर 2022 में स्टार्ट हुई और इसके तहत जो एससी के जो युवा हैं उनको अपना रोजगार स्थापित करने के लिए एमएसएमई से संबंधित रोजगार है, एमएसएमई से रिलेटेड एमएसएमई से संबंधित रोजगार स्थापित करने के लिए उनको जो है कम लागत के उपकरण और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। फिर आता है संत रविदास स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एससी युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ना। सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना है, ये जो एससी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इसके बाद नई योजना है 2025 की योजना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना है ना। ये दुग्ध उत्पादन संबंधित है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है किसान अगर कोई यूनिट लगाता है तो उस यूनिट में सबसे जो आर्थिक मदद लेता है या उधार लेता है तो उसमें 33% सब्सिडी जो है एससी के लोगों को दी जाती है। ओवरऑल 25% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन अगर एससी वर्ग का वो व्यक्ति है और वो उधार लेता है
यूनिट लगाने के लिए, तो उसको 33% की सब्सिडी प्रदान की जाती है सरकार की ओर से। तो ये है विकास संबंधी कार्यक्रमों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1.13 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 15.6% है। इनके विकास हेतु अनेक सरकारी कार्यक्रम संचालित हैं। ऐसे लिखना, ठीक है। फिर आपको कार्यक्रम बता देना है, 3-4 कार्यक्रम जोड़ ले, उनका उल्लेख कर देना है। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। आर्थिक कल्याण योजना, ये है पहला कार्यक्रम। 2022 का है ये कार्यक्रम। एक्चुअली 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये एमएसएमई से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता जो है सरकार प्रदान करती है। जो भी एससी का युवा है, एमएसएमई स्थापित करता है, तो उसके लिए जो है आर्थिक मदद सरकार देती है और कम लागत के उपकरण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये है पहला। दूसरा, संत रविदास स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना, ये स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इसमें जो भी युवा अपना खुद का रोजगार स्थापित कर रहा है, एससी का युवा, तो उसको जो है सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जा रही है। फिर है सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना। स्वयं सहायता समूह योजना, ये एससी जो महिलाएं हैं, एससी महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह है, उनको चलाने के लिए जो आर्थिक मदद इसके द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। इसका वैसे जिक्र हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। कामधेनु योजना, ये नया कार्यक्रम है। एक्चुअली इसको अलग से पूछ सकता है। 20 जून 2025 में स्टार्ट हुआ है। 2025 का ये कार्यक्रम है और इसमें जो है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चला है। एससी वर्ग का कोई व्यक्ति जो है दुग्ध उत्पादन के लिए कोई यूनिट लगाता है, तो उसको जो है उसके लिए जो ऋण लेता है, तो उस ऋण पर सरकार 33% की सब्सिडी प्रदान करती है। बाकी वर्गों के लिए जो है 25% है, लेकिन एससी वर्ग के लिए ये 33% सब्सिडी इसमें दी जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
दुग्ध उत्पादन की यूनिट लगाने पर ऐसा हो रहा है। तो इसका पर्टिकुलर भी क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क में, तो ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है इस तरह से। इसके बाद है जीआई टैग क्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने उद्यानिकी तथा कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, उनके नाम लिखना है। जीआई टैग क्या है? किसी उत्पाद का किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ाव होता है, किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ाव होता है जहां पर उसका निर्माण उत्पादन हो रहा है और उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेषता उस क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से उसको जीआई टैग बोल दिया जाता है, उसको जीआई टैग मिल जाता है। अभी हाल ही में यानी जून 2026 की बात बता रहा हूं, पिछले महीने 12 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जो अभी तक का रिकॉर्ड हो गया। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम कर लिया है ना। 12 उद्यानिकी तथा कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है और ये रिकॉर्ड हो गया। तो 12 कौन से हैं, उनके नाम आपको लिखना है। उसमें यहाँ का मालवा का आलू है, मालवी आलू है, मालवा का गराड़ू है, नरसिंहपुर का गुड़ है ना, जबलपुर का सिंघाड़ा है, अलीराजपुर का नूरजहां आम है ना, गुना की कुमराज धनिया है। तो ये सिर्फ 12 हैं टोटल, जिनको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीआई टैग बताएंगे। जीआई टैग क्या है? जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसको भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। जीआई, इसको ब्रैकेट में भौगोलिक संकेतक लिख देंगे, भौगोलिक संकेतक। जीआई जो है किसी उत्पाद के उस भौगोलिक क्षेत्र से, जीआई किसी उत्पाद के उस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा होता है जहां पर उसका निर्माण तथा उत्पादन होता है एवं उसकी गुणवत्ता तथा प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, एवं उसकी गुणवत्ता तथा प्रतिष्ठा जुड़ी होती है ना, जुड़ी होती है। इस तरीके से आपको बताना। तो ये हो गया पहला पैरा। इसके बाद फिर बताना है कि 12 उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है ना। जून 2026 में मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड 12 उद्यानिकी एवं कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है, टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर कौन कौन से हैं वो, उनका उल्लेख कर देना है। पहला पॉइंट डाल करके, गुना का कुंभराज धनिया, गुना का बहुत फेमस धनिया है ये, गुना का कुंभराज
धनिया, ये है पहला। दूसरा आता है नरसिंहपुर का नरसिंहपुर का बरमान घाट का बैगन, बरमान घाट का बैगन, बरमान घाट का बैगन। तीसरा है बैतूल का गजरिया आम, बैतूल का गजरिया आम है। फिर आगे चौथा पॉइंट है खरगोन की लाल मिर्च, खरगोन की लाल मिर्च, खरगोन की लाल मिर्च हो गई। इसके बाद पांचवा आता है मांडू की खुरासानी इमली, मांडू की खुरासानी इमली। फिर छठा पॉइंट है जबलपुर की हरी मटर, जबलपुर की हरी मटर। तो सिवनी का सीताफल, सिवनी का सीताफल। फिर आठवां है मालवी आलू, मालवा का आलू है, फेमस है। नौवां है मालवा का गराड़ू, मालवा का गराड़ू, है ना, ये 9 हो गए। इसके बाद 10वां है नरसिंहपुर का गुड़, नरसिंहपुर का गुड़। फिर आता है जबलपुर का सिंघाड़ा, जबलपुर का सिंघाड़ा। और लास्ट 12वां पॉइंट है अलीराजपुर का नूरजहां, अलीराजपुर का नूरजहां, बहुत फेमस है नूरजहां अलीराजपुर का। कट्ठीवाड़ा में मिलता है, बड़ा साइज बहुत बड़ा होता है इसका। अफगानिस्तान मूल का है ये और विदेशों में ही जाता है, यहाँ पर इसका कम उपयोग होता है। हालांकि बहुत कम बचा हुआ है, पेड़ बहुत कम है इसके वहां पर, कट्ठीवाड़ा में है। ठीक है, तो ये है 2.2 क्वेश्चन। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में कौशल विकास के 4 स्तंभ कौन से, उनका वर्णन करना है। कौशल विकास के 4 स्तंभ जो है, कौशल विकास, मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालनालय है, मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना है, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड है, जिसका जिक्र भी मैंने किया था, और एक है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। ये सब भोपाल में स्थित है। इनके द्वारा जो है मध्य प्रदेश में कौशल का विकास किया जा रहा है। इनको 4 स्तंभ बोला जाता है, तो इन्हीं के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, किसी देश अथवा प्रदेश के समग्र विकास हेतु, के समग्र विकास हेतु कौशल विकास अपरिहार्य तत्व है। अपरिहार्य
तत्व है। इसलिए प्रदेश में कौशल विकास हेतु चार स्तंभ स्थित हैं, ऐसे आपको बता देना। ठीक है, ये है। तो पहला है मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालनालय भोपाल। मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालनालय ये है पहला, और भोपाल में स्थित। कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है ये। और इसका उद्देश्य है प्रदेश में कुशल जनशक्ति को तैयार करना। प्रदेश में कुशल जनशक्ति को तैयार करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। तो ये आपको बता देना है। दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड ये जो है एक्चुअली मध्य प्रदेश में कौशल विकास तथा रोजगार की नोडल एजेंसी है ना। ये क्या है? मध्य प्रदेश में कौशल विकास तथा रोजगार की नोडल एजेंसी है। मध्य प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम कौशल विकास में चल रहे हैं उन सभी को क्रियान्वित करने का काम इसका है। जैसे सीखो कमाओ योजना है, सीखो कमाओ योजना जो है इसी के माध्यम से संचालित हो रही है ना। कौशल विकास संबंधी जो एजेंडा है उसका विस्तार करना इसका खास उद्देश्य। मध्य प्रदेश का कौशल विकास संबंधी जो एजेंडा है उसका विस्तार करना पूरे प्रदेश में, और कौशल विकास संबंधी जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना, ये जो है इसका खास उद्देश्य बताया जाता है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना। तीसरा, मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना। मध्य प्रदेश में कौशल का विकास करने के लिए तकनीकी व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये है। चौथा है, इसका पर्टिकुलर भी क्वेश्चन आ सकता है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल। ये है। इसका जो लोकार्पण है ये 4 अक्टूबर को हुआ है, 4 अक्टूबर 2023 लोकार्पण। 4 अक्टूबर 2023 को लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर युवाओं को मशीनरी है, उपकरण है, वैश्विक स्तर की मशीनरी है, उपकरण है, इसके संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये अभिकरण, ये एक्चुअली संस्थान है जो भी वैश्विक स्तर की मशीनरी है, नए नए उपकरण है, उन उपकरणों की जानकारी देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण यहाँ पर युवाओं को प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरीके से स्किल्ड युवा तैयार होंगे ना। इसका मेन जो पर्पज है ये है कि प्रदेश में स्किल्ड यूथ को तैयार करना है ना। नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है विदेशों से, उस टेक्नोलॉजी में दक्ष बनाना, ये जो है खास इसका पर्पज है। तो इस तरह से तीसरा जो है 2 मार्कर ही हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद आगे है मध्य प्रदेश की वन नीति 2005 के उद्देश्यों को लिखिए। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। यहाँ पर जो वनावरण है, नई जो वन नीति आई है, नया जो सर्वेक्षण आया है, वन सर्वेक्षण, भारत वन सर्वेक्षण 2023,
उसके तहत 77,023 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण है मध्य प्रदेश में, है ना। इसलिए वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सरकार द्वारा नई नीतियां निर्मित की जा रही हैं, और उसमें जो है जो वन नीति 2005 है ये मेन है, और इसके उद्देश्यों को यहाँ पर बताना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य। यहाँ कुल वन आवरण 70,003 वर्ग किलोमीटर, है। यहां पर हम लिख देंगे भारत वन सर्वेक्षण 2023 के हिसाब से जिसके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा वन नीति 2005 घोषित की गई है। तो ये हो गया पहला पैरा। इसके बाद फिर इसके उद्देश्य बताना है, उद्देश्य के पॉइंट। उद्देश्य में पहला पॉइंट है कि जो वनों का विस्तार है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 करना, है ना। प्रदेश में वनों का विस्तार कितना करना, कुछ भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 करना, यानी 33%, है ना। वन क्षेत्र का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 करना, ठीक है। वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना, ठीक है। वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना, अवैध चराई पर रोक लगाना, अवैध चराई पर रोक लगाना, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना, वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलना, ये हो गया। बड़े पैमाने पर वनीकरण हेतु निजी निवेश को आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण या वनीकरण के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना,
बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, वन प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना ना। ये मैंने सिंपल पॉइंट लिखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट। वैसे तो जब अगर हम नीति के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं और थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पर इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा 7 मार्कर के सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ये है 10 मार्कर्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और ये है राजकोषीय अनुशासन ना, ये क्वेश्चन है राजकोषीय अनुशासन क्या है, इसके उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए करते हुए। तो पहले राजकोषीय अनुशासन आपको बताएं, राजकोषीय अनुशासन क्या होता है। राजकोषीय अनुशासन ऐसा अनुशासन है, तो ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आय, सरकारी आय तथा व्यय के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है ना, और सरकारी ऋणों तथा व्ययों में कटौती करके सरकारी घाटे को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो इसको बोलते हैं राजकोषीय अनुशासन, है ना। मतलब डिसिप्लिन रखना, बहुत ज्यादा खर्च ना हो, बहुत ज्यादा उधार ना ले, और सही तरीके से हमारी आय बढ़े, उचित तरीके से हम आय को बढ़ाएं, सरकार आय को बढ़ाए ना, जिससे घाटा कम हो। तो इसको कहते हैं राजकोषीय अनुशासन। इसमें क्या क्या लिखना है वैसे तो क्लियर ही है। इसमें इंट्रोडक्शन, फिर इसका अर्थ आएगा, और फिर उद्देश्य, फिर स्थिति, फिर आएगा इसका निष्कर्ष। इतनी चीजें हमें इसमें लिखना है। अर्थव्यवस्था को परिपक्व बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, तो इस तरह से हमें जो है इसको लिखना है। इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, अर्थव्यवस्था को परिपक्व बनाने के लिए राजकोषीय अनुशासन एक अपरिहार्य तत्व है ना। अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला करके विकास को अग्रसर करने के लिए राजकोषीय अनुशासन की धारणा का जन्म हुआ। राजकोषीय अनुशासन अर्थव्यवस्था की परिपक्वता का परिचायक है, ऐसा हम कह सकते हैं। राजकोषीय अनुशासन किसी अर्थव्यवस्था का परिचायक है ना। अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाकर उसके विकास को अग्रसर करने के लिए राजकोषीय अनुशासन की धारणा का जन्म हुआ, ऐसे आपको बताना है ना। राजकोषीय अनुशासन किसी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना तथा उसे
विकास की ओर अग्रसर करना तथा उसे विकास की ओर अग्रसर करने हेतु राजकोषीय अनुशासन की धारणा का उदय हुआ। ये ठीक है, पहला पैरा हो गया। इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है राजकोषीय अनुशासन से आशय सरकारी आय तथा व्यय के बीच संतुलन से, सरकारी आय तथा व्यय के बीच संतुलन से है, जिसमें सरकारी ऋण तथा व्यय को नियंत्रित करके सरकारी घाटे को कम किया जाता है ना। तो ये हो गया हमारा इसका अर्थ। और इसके बाद फिर इसके उद्देश्य है। इसके उद्देश्य देखिए, उद्देश्य में यही सारी चीजें लिखना है। इसमें मेन उद्देश्य तो वही है कि सरकारी घाटा को नियंत्रित करना। मेन उद्देश्य है सरकारी घाटे को नियंत्रित करना, ये इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, क्लियर हो गया ये। इसके बाद आता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना यह है सरकारी ऋणों में कमी लाना। सरकारी ऋणों में कमी लाना। समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देना। वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देना। वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देना।
बढ़ावा देना, ये है कर अनुपालन, कर अनुपालन में सुधार लाना तथा कर संग्रह में वृद्धि करना तथा कर संग्रह में वृद्धि करनी। और एक और लिखते हैं कर आधार में वृद्धि करना, कर आधार में वृद्धि करने, कर आधार का विस्तार करना ना। तो ये इसके उद्देश्य के पॉइंट हो जाते हैं। और इसके बाद फिर इसकी स्थिति बताना है। स्थिति के अंतर्गत मेन आता है इसमें ऋण जीएसडीपी अनुपात, ऋण जीएसडीपी अनुपात, यानी सरकार का जो ऋण है वो जीएसडीपी के अनुपात में कितना है वो इसमें बताना होता है। तो पहले हम 2004-05 की बात कर लेंगे और फिर अभी की बात। 2004-05 ये कितना था, तो 39.5% था और अभी 27% हो गया है, कम हो गया है। ये है 2023-24 का है ये, और 31 मार्च 2024 तक की स्थिति है ये है 27.99% है, यानी 28% के आसपास है ये। ठीक है, इस तरीके से राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये दो स्थिति हमें बताना है। राजकोषीय घाटा अगर हम 2024-25 की बात करें तो ये है 4.15%, जीएसडीपी का है ये। 2025-26 की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, 4.66% हो गया जीएसडीपी का। और 2026-27 ये बजट अनुमान है एक्चुअली, और ये जो अनुमानित किया गया है 3.87% जीएसडीपी का ये बजट अनुमान। ये ठीक है, तो ये है राजकोषीय घाटे की स्थिति। इस पर राजस्व घाटा के दो डेटा बताना है। राजस्व घाटा 2024-25 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये है 0.07% जीएसडीपी का। 2025-26 के हिसाब से देखें तो 0.04%, यानी ये कम हो गया है। ठीक है, राजकोषीय अनुशासन के लिए जो है मध्य प्रदेश में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया है, और उसके जरिए जो है इसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, तो राजकोषीय अनुशासन के लिए उपाय, ये हम लिख देंगे, उसका नाम लिख देना है मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट
प्रबंधन अधिनियम 2005 का है और ये लागू है 30 जनवरी 2006 से ये लागू है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद लास्ट पैरा हम लिखेंगे। इस प्रकार राजकोषीय अनुशासन मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके जरिए मध्य प्रदेश का जो विजन है, मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश @2047 को पूरा करने में जो है ये सहायक हो रहा है। ऐसा आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। तो लास्ट पैरा है, इस प्रकार मध्य प्रदेश, इस प्रकार राजकोषीय अनुशासन, इस प्रकार राजकोषीय अनुशासन मध्य प्रदेश में वित्तीय सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के विजन विकसित मध्य प्रदेश के विजन विकसित मध्य प्रदेश @2047 को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। बस ये हमारा लास्ट पैरा हो गया कंक्लूजन का, और इसके साथ ही आज का ये सेशन भी पूरा हो जाता है। और इसके बाद में अगले सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर के स्टार्ट करेंगे।